हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रिया चौधरी और आज मैं लेकर आई हूँ सीडीपी की क्लास थर्ड, जिसका मेरा टॉपिक है व्यक्तिगत अंतर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यक्तिगत अंतर। व्यक्तिगत अंतर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। व्यक्तिगत अंतर का अर्थ है हर व्यक्ति, बच्चा या विद्यार्थी का दूसरों से अलग होना। यह अंतर शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक आदि कई क्षेत्रों में दिखाई देता है। क्योंकि सभी बच्चों की अपनी सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, इसलिए सभी में कुछ न कुछ व्यक्तिगत अंतर होते हैं। जैसा किसी की रुचि किसी चीज़ में होती है, किसी बच्चे की रुचि खेलने में होती है, किसी की पढ़ने में होती है, किसी की डांस में होती है। ऐसे किसी का देखने का एटीट्यूड अलग होता है, किसी की एप्टीट्यूड अलग होता है, क्षमता, किसी की एबिलिटी अलग होती है। तो हम व्यक्तिगत अंतर को ऐसे समझ सकते हैं। आसान भाषा में देख लीजिए, कोई भी दो बच्चे बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। ये तो आपको पता होगा, कोई भी बच्चे एक जैसे नहीं होते। यही व्यक्तिगत अंतर है। ठीक है। व्यक्तिगत अंतर किस टाइप के होते हैं वे देख लीजिए। जैसे फर्स्ट है ये अलग अलग क्षमता वाले बच्चे। इन चित्रों में बच्चे अलग अलग गतिविधियों में अच्छे हैं। कोई पढ़ाई में, कोई खेल में, कोई कला में। सभी बच्चे, कोई पढ़ाई, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि हर बच्चे की अपनी अपनी क्षमता अलग होती है। ठीक है। कोई खेल में अच्छा होता है, कोई पढ़ाई में, कोई कला में। ठीक है। अब आता है शारीरिक अंतर। कुछ बच्चे लंबे होते हैं, कुछ छोटे, कुछ तेज दौड़ते हैं। ये आपके हो गए शारीरिक अंतर। एक होता है आपका बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल अंतर। कुछ बच्चे जो होते हैं वो जल्दी सीखते हैं, कुछ धीरे। यह बुद्धि का अंतर होता है। किसी की बुद्धि तेज होती है, वो जल्दी सीख जाते हैं, कैप्चर करने की क्षमता तेज होती है। किसी की थोड़ी कम होती है, उसको एक दो बार बताना पड़ता है, वो जब सीखता है। तो ये आपका व्यक्तिगत अंतर होता है। इसको हम जो सीखने की, कुछ धीरे सीखते हैं, कुछ जल्दी सीखते हैं, ये आपको होता है बौद्धिक क्षमता। ठीक है, बौद्धिक अंतर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं व्यक्तिगत अंतर के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है। जैसे शारीरिक, मैंने आपको बताया कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। बौद्धिक, बुद्धि में अंतर होता है, किसी की तेज होती है, किसी की थोड़ी कम होती है। कोई बात को जल्दी समझता है, कोई धीरे समझता है। भावनात्मक, कुछ बच्चे इमोशनल होते हैं। कुछ किसी, आपने देखा होगा किसी बच्चों को आप डांट दो तो वे जल्दी रोने लग जाते हैं, किसी को डांट दो तो उनको कुछ असर नहीं होता। ऐसे बच्चे, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं किसी का दुख देखकर भी रोने लग जाते हैं। कोई किसी का दुख से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ ऐसे भी होते हैं सामाजिक, जो समाज में सामाजिक होते हैं, यानी कि समाज के दायरों का ध्यान में रखकर काम करते हैं, सामाजिक काम करते हैं, उनको सामाजिक बच्चे कहते हैं। रुचि, कुछ इंटरेस्ट के आधार पर कार्य करते हैं। जैसे किसी का पढ़ने में इंटरेस्ट है, किसी का खेलने में। ये सब आपके व्यक्तिगत अंतर के प्रकार हैं। तो चलिए इनके सीखने के तरीकों में भी कुछ अंतर होते हैं। जैसे अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं। विजुअल, कुछ देखकर सीखते हैं। तो 60% बच्चे जो होते हैं वो आपके देखकर सीखते हैं, ऑडिटरी, सुनकर। 35% बच्चे आपके जो होते हैं वो सुनकर सीख लेते हैं, काइनेस्थेटिक, करके सीखना। कुछ बच्चे यानी कि 5% जो होते हैं वो करके सीखते हैं। ठीक है, जो अपने आप काम करते हैं फिर उसे करके सीखते हैं। व्यक्तिगत अंतर के प्रकार बताए थे जो, अब उनके बारे में पढ़ लीजिए। व्यक्तिगत अंतर के प्रकार शारीरिक, जैसे लंबाई, वजन, रंग, ताकत। सबकी, किसी की लंबाई बड़ी, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, किसी का वजन ज़्यादा होता है, किसी का कम, किसी का रंग काला गोरा। ऐसे किसी में ज़्यादा ताकत होती है, किसी में कम। उदाहरण के लिए देख लीजिए, कोई बच्चा तेज दौड़ता है, कोई तेज नहीं दौड़ता। ठीक है, समझ आ गया। इसमें जैसे समझाने वाले ऐसी कोई बात नहीं है, जहाँ पर होगी मैं बता दूंगी। बौद्धिक अंतर, बौद्धिक तो बताया था, आईक्यू, सोचने की क्षमता। जैसे कोई गणित में अच्छा है, कोई भाषा में, कोई आर्ट में। ठीक है, ये आपका बौद्धिक हो गया। भावनात्मक अंतर, गुस्सा, खुशी, डर की प्रतिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, कोई जल्दी रोता है, कोई रोता नहीं। सामाजिक अंतर में पढ़ लीजिए एक बार, मिलनसार या शर्मीला। कोई मिलनसार होता है, समाज में रहकर कार्य करता है, जो समाज के अकॉर्डिंग सही है वही कार्य करता है। ठीक है। कोई ऐसा होता है उसे समाज से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है। जैसे उदाहरण के लिए, कोई दोस्तों से जल्दी घुलता है और कोई नहीं। ठीक है, ये भी एक अच्छा उदाहरण। रुचि में अंतर, कोई खेल पसंद करता है, कोई पढ़ाई। ठीक है, अब आगे बढ़िए। व्यक्तिगत अंतर के क्या कारण हो सकते हैं देख लीजिए। वंशानुगत, हेरिडिटी, माता पिता से मिलने वाले गुण। वंशानुगत भी एक
कारण है व्यक्तिगत अंतर का, क्योंकि जैसे माता पिता होते हैं उनके गुण बच्चों में आते ही हैं। ठीक है। वातावरण, घर, स्कूल, समाज का प्रभाव। बच्चा अपने वातावरण में भी रहकर कुछ ना कुछ सीखता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ आदतें आती है। ठीक है। शिक्षा और अनुभव, शिक्षा और अनुभव में क्या है, जो सीखते हैं वही अंतर बनाता है। पढ़ लेते हैं। शिक्षा में व्यक्तिगत अंतर का महत्व। शिक्षा में व्यक्तिगत अंतर का क्या महत्व है। शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए, हर बच्चा अलग होता है। यह बात तो शिक्षक को पता होनी चाहिए कि हर बच्चा अलग होता है, सभी को एक जैसा पढ़ाना सही नहीं होता, सभी की मेंटेलिटी अलग अलग होती है। तो हमें हमारी टीचिंग ऐसी होनी चाहिए जो हर बच्चे की समझ में आ जाए, हर बच्चे के अकॉर्डिंग हमारी टीचिंग होनी चाहिए। ठीक है। अब व्यक्तिगत अंतर वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ समाधान बताए गए हैं, वे देख लीजिए। टीचिंग स्ट्रेटजीज। व्यक्तिगत लक्षण, व्यक्तिगत शिक्षण, सभी बच्चों को उनके व्यक्तिगत उनके व्यक्तित्व के अकॉर्डिंग पढ़ा। व्यक्तिगत शिक्षण यानी कि सभी बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार पढ़ाना चाहिए, जिसको जिस चीज़ की कमी है या जिसे जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाना चाहिए। समूह आधारित आधारित शिक्षण, ग्रुप में पढ़ाना चाहिए। गतिविधि आधारित शिक्षण, गतिविधि एक्टिविटीज़ करके धीमे और तेज दोनों बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। हमारा शिक्षण ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चे जल्दी कैप्चर कर लेते हैं हमें उनको भी ध्यान में रखना चाहिए, और जो देर में कैप्चर कर पाते हैं हमारी बातों को उनको भी ध्यान में रखकर पढ़ाना चाहिए। ठीक है। रुचि के अनुसार पढ़ाना चाहिए, हर बच्चे के इंटरेस्ट के अनुसार ही हमें पढ़ाना चाहिए। कक्षा में समाधान, इसमें कक्षा में कुछ समाधान बताए गए हैं। जैसे कुछ बच्चे कमज़ोर हैं, जो बच्चे कमज़ोर हैं उन पर अतिरिक्त सहायता दे या अतिरिक्त ध्यान दे। कुछ बच्चे जो तेज है उन्हें अतिरिक्त कार्य दे, यानी कि उन्हें और कार्य दे, वे और तेज हो जाएंगे। रुचि अलग अलग, विविध गतिविधियाँ रखें। जिनकी रुचि अलग अलग होती है उनके लिए ज़्यादा गतिविधियाँ या ज़्यादा कार्य करने के लिए उनको ध्यान नहीं लगता। जिनका ध्यान नहीं लगता उन्हें खेल और एक्टिविटी में शामिल करें या खेल और एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाएं। जिनका ध्यान नहीं लगता, क्योंकि जिसको हम जिसके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे तो वो अच्छे से समझ पाएगा। ठीक है। एक लाइन में याद करें इसे। हर बच्चा अलग है, इसलिए कक्षा भी अलग होनी चाहिए। ठीक है। व्यक्तिगत अंतर में प्रभावी शैक्षिक तकनीकें। व्यक्तिगत अंतर का मतलब है कि हर बच्चा अलग तरह से सीखता है, इसलिए शिक्षक को ऐसी तकनीकों का उपयोग करना चाहिए जिससे हर प्रकार के छात्रों को लाभ मिले। यानी कि हर बच्चा जो है वो अलग तरीके से सीखता है, क्योंकि हर बच्चे की एबिलिटी, समझने की क्षमता अलग अलग होती है। इसलिए शिक्षक को हर बच्चे की क्षमता को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना चाहिए, जिससे हर बच्चा समझ सके, सारी क्लास अच्छे से पढ़ सके। फर्स्ट पॉइंट, व्यक्तिगत शिक्षण। व्यक्तिगत शिक्षण, हर बच्चे की क्षमता के अनुसार पढ़ाना। तो हम हर बच्चे की क्षमता के अनुसार कैसे पढ़ाएंगे। कमज़ोर बच्चों को आसान कार्य दें। जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको हम इजी से काम देंगे। पहले जब हम बच्चा इजी बातें सीखेगा, इजी काम करेगा, उसके बाद ही तो वो हार्ड कर सकेगा। फिर तेज बच्चों को अतिरिक्त चुनौती दे। जो तेज बच्चे हैं उन्हें और एक्स्ट्रा वर्क दे, जिससे वो और तेज हो जाए। ठीक है। तो सभी बच्चे की क्षमता को ध्यान में रखकर पढ़ाना चाहिए। सेकंड है विभेदित लक्षण, यानी कि एक ही विषय को अलग अलग तरीके से पढ़ाना, यानी कि हर बच्चे की क्षमता के अनुसार पढ़ाना। ठीक है। उदाहरण भी समझाया गया है। किसी को चित्र से समझाना, यानी कि भाई कोई देखकर समझता है तो उसे चित्र के माध्यम से समझाना, कोई सुनकर जल्दी समझता है तो कहानी के माध्यम से। हम ये सारी चीज़ें एक साथ भी कर सकते हैं क्लास में, चित्र भी बना के उसे कहानी के माध्यम से भी और उसे एक्टिविटी से भी समझा सकते हैं, जिससे हर बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार अच्छे से पढ़ सके। समूह आधारित शिक्षण, ग्रुप टीचिंग, ये कैसे होते हैं। बच्चों को छोटे छोटे समूह में बांटना। बच्चों को छोटे छोटे समूह देने चाहिए, हर बच्चे को 3-4 के ग्रुप में बांट देना चाहिए। जब वे एक साथ मिलकर काम करेंगे तब भी वे अच्छा सीखेंगे। ठीक है। इसके क्या लाभ होते हैं, बच्चे एक दूसरे से भी सीखते हैं। हर बच्चे को कुछ ना कुछ पता होता है, तो हर बच्चा एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखता है। कमज़ोर बच्चे भी समझ जाते हैं, और जो कमज़ोर बच्चे हैं वे भी होशियार बच्चों के साथ समझ ही जाते हैं। ठीक है।
गतिविधि आधारित शिक्षण, गतिविधि एक्टिविटीज, गतिविधि से समझ जाओ आप, एक्टिविटी करके दिखा दो बच्चों को। खेल के माध्यम से, प्रोजेक्ट प्रयोग के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना। उदाहरण जैसे विज्ञान में प्रयोग, विज्ञान के प्रयोग में ले जाओ उन्हें प्रयोगशाला में। गणित में खेल, गणित को आप खेल के माध्यम से समझा सकते हैं, ठीक है। मल्टीमीडिया का उपयोग, जैसे वीडियो, चित्र, ऑडियो का प्रयोग करना। इसके क्या लाभ है, समझ जल्दी आती है और रुचि भी बढ़ती है। जब हम, आपने देखा होगा बहुत सी किसी भी चीज़ को हम देखकर ज़्यादा जल्दी सीखते हैं या सुनकर। अगर हमने किसी चीज़, जैसे कोई पिक्चर होती है, अगर हम उसको देख लेते हैं तो वो हमें अपने आप सारी याद हो जाती है ना। तो देखकर बच्चा जल्दी सीखता है और सुनकर भी। सहायक शिक्षण, सहायक शिक्षण रेमेडियल टीचिंग, कमज़ोर छात्रों के लिए विशेष कक्षा। जो कमज़ोर छात्र हैं, जिनको हमें ज़्यादा बार समझाना होता है, उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगा सकते हैं। कैसे करें, अलग अलग समय देकर पढ़ाना। सरल भाषा का उपयोग, जो जिस भाषा का हम उपयोग कर रहे हैं, हमें उनके लिए और उससे भी सरल भाषा का उपयोग करना चाहिए, जिससे वे भी अच्छे से पढ़ सकें और उन्हें कुछ अलग महसूस ना हो, ठीक है। प्रतिभाशाली छात्रों के लिए एनरिचमेंट, तेज बच्चों को अतिरिक्त कार्य दें। जो तेज बच्चे हैं उनको अतिरिक्त कार्य दें, एक्स्ट्रा वर्क दें, जिससे वो और एक्स्ट्रा आगे बढ़ते जाएं। उदाहरण के लिए जैसे प्रोजेक्ट या रिसर्च कार्य, ठीक है। लचीला पाठ्यक्रम, फ्लेक्सिबल करिकुलम, बच्चों की ज़रूरत के अनुसार बदलाव। पाठ्यक्रम में आपको बच्चों की ज़रूरत के अनुसार बदलाव कर देना चाहिए, ठीक है। सतत मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूस असेसमेंट, नियमित टेस्ट और फीडबैक। बच्चों के टेस्ट लेते रहना चाहिए, जैसे हर हफ्ते में ओरल टेस्ट ले लो, उससे भी बच्चा जल्दी सीखता है। और उन्हें फीडबैक, जो अच्छा करता है उसको फीडबैक देना चाहिए, ठीक है। जो अच्छा नहीं भी करता उसे भी कहना चाहिए कोई बात नहीं, अगली बार बताना या थोड़ी देर में बताना। इससे बच्चा नेगेटिव नहीं होता, यानी कि नेगेटिव फीडबैक बच्चों को कभी नहीं देना चाहिए, पॉजिटिव ही फीडबैक देना चाहिए। इसके लाभ क्या होते हैं, हर बच्चे को प्रगति पता चलती है फीडबैक देने से और टेस्ट लेने से। यानी कि हर हफ्ते टेस्ट लेने से बच्चों को पता चल जाता है कि हमारे कितना याद है, कितना रह गया है हमें और कितना करना है, ठीक है। रुचि आधारित शिक्षण, बच्चों को पसंद के अनुसार पढ़ाना, बच्चों को उनकी पसंद के अनुसार पढ़ाना चाहिए। कक्षा में उपयोग के आसान उपाय, कक्षा में इसके उपयोग के आसान उपाय क्या होते हैं, पढ़ लीजिए इन्हें भी एक बार। अलग अलग प्रकार के सवाल पूछें, बच्चों से अलग अलग प्रकार के सवाल पूछ सकते हैं। बच्चों को बोलने का मौका भी दे सकते हैं। चित्र और चार्ट का उपयोग भी कर सकते हैं। प्रैक्टिकल और एक्टिविटी कराएं, ठीक है। ये इसके आसान उपाय हैं, ठीक है। एक लाइन में याद करें, हर बच्चे के अनुसार बदलती हुई शिक्षा ही प्रभावी शिक्षण है। यानी कि बच्चों के अकॉर्डिंग बदलती हुई शिक्षा को ही हम प्रभावी शिक्षण कहते हैं, ठीक है। कक्षा में व्यक्तिगत अंतर, शिक्षक को कक्षा में सभी स्तर के बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। जो टीचर होता है उसे कभी भी किसी भी बच्चे में वो नहीं करना चाहिए। कक्षा में व्यक्तिगत अंतर, शिक्षक को कक्षा में सभी स्तर के बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षक को कभी भी बच्चों से हीन भावना नहीं रखनी चाहिए कि अगर इसको कम आता है तो मैं इसको ना बताऊं, इसको ज़्यादा आता है तो इसको बताऊं। आपने देखा होगा ऐसा होता है बहुत सी जगह। अलग अलग गतिविधियां करानी चाहिए, हर बच्चे से अलग अलग गतिविधि करानी चाहिए, ठीक है। तो चलिए, इसमें तो इतना ही था, बस इजी सा ही टॉपिक था, छोटा ही टॉपिक था। इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। व्यक्तिगत अंतर का अर्थ क्या है, क्या है, सभी बच्चों का समान होना, बच्चों में अंतर होना। अभी बताया था व्यक्तिगत अंतर, बच्चों में अंतर होना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, व्यक्तिगत अंतर मुख्यतः किन पर आधारित होता है, बताइए सभी कमेंट में। केवल वातावरण, केवल वंशानुगत और वातावरण, या केवल स्कूल, वंशानुगत वातावरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर आप कमेंट में बताना। निम्न में से कौन व्यक्तिगत अंतर का प्रकार नहीं है, कौन सा प्रकार नहीं होता, शारीरिक भी होता है, बौद्धिक, भावनात्मक होता है, सार्वभौमिक ये नहीं होता। तो इसका आंसर यही होगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, बताइए आंसर इसका। व्यक्तिगत अंतर का सबसे बड़ा कारण क्या है, खेल, वंशानुगत और वातावरण, स्कूल भवन, या पुस्तकें। इसका आंसर क्या होगा कमेंट में बताना, होमवर्क है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कक्षा में व्यक्तिगत अंतर को ध्यान में रखने के लिए क्या जरूरी है? बताइए। एक ही तरीके से पढ़ाना, अलग अलग तरीकों से पढ़ाना, केवल किताबों से पढ़ाना या परीक्षा लेना? आंसर इज बी, अलग अलग तरीके से पढ़ाना। ठीक है, अभी बताया था हर बच्चे की क्षमता अलग होती है, उसकी रुचि अलग होती है, तो हमें इस टाइप से पढ़ाना चाहिए, अलग सभी बच्चों की क्षमता के अकॉर्डिंग। ठीक है, अलग अलग तरीकों से पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत अंतर का संबंध किससे नहीं है? किससे नहीं है बताइए। रुचि से, रुचि से तो है। बुद्धि से, ऊंचाई से, किससे नहीं है? मौसम, मौसम से। ठीक है, इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। जो छात्र जल्दी सीखता है वह किस प्रकार का अंतर दर्शाता है? शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक या भावनात्मक? होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत अंतर का अध्ययन किसके लिए महत्वपूर्ण है? व्यक्तिगत अंतर का अध्ययन किसके लिए महत्वपूर्ण है? केवल छात्र के लिए, केवल शिक्षक के लिए, केवल शिक्षक और छात्र दोनों के लिए, या कोई नहीं? इसका आंसर है सी, शिक्षक और छात्र दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत अंतर को ध्यान में रखकर शिक्षण को क्या कहते हैं? जो टीचर व्यक्तिगत अंतर को ध्यान में रखकर शिक्षण कराता है उसको क्या कहते हैं? पारंपरिक शिक्षण, व्यक्तिगत शिक्षण, व्याख्यान शिक्षण या रटने की विधि? तो आंसर इज बी, व्यक्तिगत शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन व्यक्तिगत अंतर का उदाहरण है? सभी बच्चे एक जैसे हैं, ये व्यक्तिगत अंतर का उदाहरण है? नहीं। सभी बच्चे समान गति से सीखते हैं? ये भी नहीं। कुछ बच्चे तेज और कुछ धीमे से सीखते हैं? बिल्कुल सही, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत अंतर किस स्तर पर पाया जाता है? तो बताइए। केवल बच्चों में, केवल वयस्कों में, सभी व्यक्तियों में, केवल स्कूल में? आंसर इज सभी व्यक्तियों में। व्यक्तिगत अंतर तो सभी व्यक्तियों में पाया जाता है ना। सी आंसर है इसका, सभी व्यक्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत अंतर का शिक्षा में क्या महत्व है? बताइए, व्यक्तिगत अंतर का शिक्षा में क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं है। सभी को समान पढ़ाना, बच्चे के अनुसार शिक्षण कराना है, केवल परीक्षा लेना? तो आंसर इज सी, बच्चों के अनुसार पढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत अंतर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वातावरण, जी हाँ। वंशानुगत, जी ये भी है। अनुभव, ये भी है। तो उपरोक्त सभी। ठीक है, डी आंसर है इसका। निम्न में से कौन बौद्धिक अंतर का उदाहरण है? बताइए। बौद्धिक यानी कि दिमाग से जुड़ा हुआ होगा। लंबाई, बिल्कुल भी नहीं। वजन, बिल्कुल भी नहीं। रंग, बिल्कुल भी नहीं। आईक्यू, जी हाँ, आईक्यू, सी आंसर। 15 क्वेश्चन, व्यक्तिगत अंतर को समझाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताइए। सभी को समान मानना चाहिए? नहीं। बच्चे की विशेषताओं को जानना, जी हाँ। केवल पढ़ाना, केवल टेस्ट लेना, ये भी तो नहीं हो सकता। आंसर इज बी। तो बताइए, आपको मेरी क्लास कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मैं आपके लिए और अच्छी पढ़ाई के बारे में वीडियो लाती रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।